हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संगतकार कविता, जो बहुत महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता को पढ़ने से पहले हम लोग कवि परिचय जानेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग कवि परिचय जानते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मंगलेश डबराल इस कविता के क्या हैं? कवि हैं। मंगलेश डबराल का जन्म 1948 में हुआ। उत्तरांचल में हुआ। टिहरी गढ़वाल ये उत्तरांचल में है, वहीं पर इनका जन्म हुआ। और गांव का नाम है काफल पानी, है ना। काफल पानी गांव में इनका जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा जो है देहरादून में हुई है। फिर ये दिल्ली चले आए और दिल्ली आकर इन्होंने हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद, मतलब ये जो नाम है हिंदी पेट्रियट और प्रतिपक्ष और आसपास, ये जो हैं पत्रिका के नाम हैं, ठीक है ना। इन्होंने इन पत्रिकाओं में संपादन का काम किया है, यानी संपादक के रूप में, एडिटर के रूप में काम किया है। उसके बाद भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। भोपाल जो एमपी में पड़ता है, वहाँ से एक भवन का नाम है भारत भवन, वहाँ से एक प्रकाशित होने वाली पत्रिका जिसका नाम था पूर्व ग्रह, वहाँ इन्होंने असिस्टेंट एडिटर के पोस्ट पर काम किया, यानी सहायक संपादक के पद पर काम किया। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। मतलब इन्होंने अनेकों पत्रिकाओं में कार्य किया है, जिसमें अमृत प्रभात भी आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। जब ये कविता लिखी गई या ये कविता छपी जब एनसीईआरटी में, उस वक्त की बात हो रही है, ठीक है ना। अभी तो शायद ये जीवित हैं भी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। आगे बढ़ते हम लोग। मंगलेश डबराल ने कई कविताएं लिखी और उन कविताओं को 4 संग्रहों में प्रकाशित किया गया है, जिसमें पहला है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जा है। तो ये उनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं जो प्रकाशित हुई हैं। उनको अपनी कविताओं के लिए बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान पुरस्कार। मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में, कहने का मतलब है ट्रांसलेटर के रूप में भी उनकी प्रसिद्धि कायम रही, क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं को कई भाषाओं में अनुवादित स्वयं किया और उनकी कविताएं जो हैं अनेक भाषा में प्रकाशित हुई हैं। हिंदी के अलावा जो अन्य भाषाएं हैं, उन भाषाओं में भी उनकी कविताएं क्या हुई हैं? प्रकाशित हुई हैं। तो कौन कौन सी भाषा में प्रकाशित हुई हैं? अंग्रेज़ी, रूसी, जर्मन, स्पानी, पोलस्की, बल्गारी, अन्य भाषाओं में इनकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। कविता के अलावा इन्होंने अनेकों विषयों पर रचनाएं की, जैसे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम, संस्कृति के सवाल, है ना। इन सभी विषयों पर कविता के अलावा इन्होंने नियमित लेखन किया है। मंगलेश की कविताओं के मुख्य विषय क्या रहे हैं? मतलब उन्होंने समाज की किन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है, जैसे सामंती बोध। सामंत जो होते थे वो स्वयं को राजा से कम नहीं मानते थे, है ना। यही कारण है कि उन्होंने सामंतों का विरोध किया अपनी कविताओं में। पूंजीवादी जो छल छद्म है, यानी पूंजीवादी में जो ढोंग है, जो दिखावा है, जो प्रपंच है, उसका भी इन्होंने प्रतिकार किया, यानी उनका विरोध किया है। शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं ना, कि कुरीतियों का विरोध करते हैं तो बहुत शोर करते हैं, बहुत हल्ला गुल्ला करते हैं, है ना, कड़वी बातें कहते हैं। लेकिन हमारे कवि ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने उनका विरोध किया है, परंतु बड़े ही अच्छे ढंग से किया है, सुंदर सुंदर रचनाएं करके किया है, ठीक है। तो ये उनकी कविताओं की विषय या विशेषता कह लीजिए। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा पारदर्शी।
कहने का ये अर्थ है कि जो सुंदरता को, कविता की जो सुंदरता होती है उसमें बड़ी सूक्ष्मता यानी गहराई छिपी हुई होती है। अभी आप ये कविता पढ़ोगे संगतकार तो समझ में आपको आएगा कि शब्द तो कुछ और हैं और अर्थ कुछ बिल्कुल ही अलग है, ठीक है ना। अब भाषा कैसी है? पारदर्शी, यानी आर पार दिखाई देने वाली, मतलब जिसमें कुछ ऐसा ना हो कि वो समझ में ना आए। कविता पढ़ते ही भाषा आपको समझ में आ जाएगी, ऐसी भाषा का वो प्रयोग करते हैं। तो ये आपका कवि परिचय था। अब हम लोग थोड़ा सारांश देख लेते हैं, ठीक है। तो सारांश में क्या है? तो ये जो सारांश है ये मुख्य रूप से, मतलब ये जो कविता है जिसका सारांश है यहाँ पे, तो कविता का नाम है संगतकार। संगतकार का अर्थ होता है सहायक, ध्यान देंगे आप। तो संगतकार जो होते हैं वो हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गायन क्षेत्र की, ठीक है ना। किस क्षेत्र की बात हम लोग करेंगे? गायन क्षेत्र की बात करेंगे। तो गायन क्षेत्र में संगतकार होता है जो, वो क्या करता है कि वो मुख्य गायक को प्रसिद्धि दिलवाता है ना। जैसे कि मुख्य गायक जिसकी आवाज़ हम सुनते हैं, जैसे मोहम्मद रफ़ी हो गए, लता मंगेशकर हो गई, आशा भोसले हो गई, अरिजीत सिंह हो गए, ये सब क्या है? मुख्य गायक हैं जिनके नाम बहुत हैं, ठीक है ना। लेकिन उनकी प्रसिद्धि के पीछे किसका हाथ होता है? संगतकारों का हाथ होता है। संगतकार जो है उनकी हर कदम में, हर सुख दुख में उनकी क्या करते हैं? मदद करते हैं। उनके बिना ये मुख्य गायक कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी भी स्वयं आगे नहीं बढ़ते, हमेशा पीछे रहते हैं। तो ये उनकी कमजोरी नहीं, ये संगतकारों की कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी मनुष्यता है। तो इसी बात को इस कविता में बताया गया है, इसको ध्यान रखेंगे आप। तो संगतकार केवल आपको गायन क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे दी गई है। देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसको कि संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर क्या करती है? विचार करती है। यानी मुख्य गायक का जो साथ देता है, जो संगतकार, जो मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, मुख्य गायक के पीछे गाने वाला, उसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाने वाला, या संगीत निर्देशक हो गया, संगीतकार हो गया, सब क्या है बताइए? ये सब संगतकार हैं जो मुख्य गायक को प्रसिद्धि दिलवाते हैं, ठीक है ना, उनके महत्व को बढ़ाते हैं। दृश्य माध्यम की प्रस्तुति जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य, ठीक है ना, इनमें भी संगतकारों का काम होता है। बगैर संगतकार का ना कोई नाटक दिखाया जा सकता है मंच पर, ना फिल्म बन सकती है, ना कोई म्यूजिक बन सकता है, ना कोई डांस कर सकता है, ठीक है ना। जो दृश्य माध्यम मतलब जो लोग देखते हैं अपने सामने, जितने भी माध्यम हैं वो सब के पीछे कौन रहते हैं? संगतकार ही रहते हैं। उनकी जो कार्यक्रम की जो सफलता है उसका श्रेय किसको जाता है? संगतकार को ही जाता है। इसके अलावा अन्य सभी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे आपको पता है कि हमारा जो समाज है, हमारा जो इतिहास है, उसमें भी संगतकारों ने काम किया। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो आज़ाद होने के पीछे क्या केवल गांधी जी का सपोर्ट था? नहीं। ऐसे कह दे कि हम लोग केवल गांधी जी ने आज़ाद करवाया देश को, तो ये गलत होगा, है ना। उनके पीछे भी उनके संगतकार थे, जैसे क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह थे, है ना, लाला लाजपत राय थे, लाल बाल पाल थे, आप नाम सुना होगा आपने, सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, सुखदेव सिंह थे। ये अन्य नाम हैं जिन्होंने हमारे देश को क्या दिलाई? आज़ादी दिलवाई है, ठीक है ना। भले ही उनका नाम आगे उतना नहीं आया, ठीक है ना, गांधी जी का नाम आगे आया, ठीक है ना, लेकिन हमारे जो अन्य क्रांतिकारी जो थे वो संगतकार के रूप में उभरे और उन्होंने गांधी जी को सफलता दिलाई, तब जाकर हमारा देश क्या हुआ? आज़ाद हुआ। आज नाम गांधी जी का ज़्यादा आता है, महात्मा गांधी, रुपए पे उनके ही आप तस्वीरों को देखते हैं। आपने कभी देखा है किसी क्रांतिकारी की तस्वीर को? नहीं देखा। तो ऐसे ही संगतकार होते हैं, वो सामने नहीं आते हैं, वो अपना काम पीछे से करते हैं, वो अपने नायकों की, हीरो की सफलता में सहयोग करते हैं। आई बात समझ में? तो यही बात है, आपको समझाना है मुझे। तो आप देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं कि जहाँ नायक की सफलता में अनेक लोगों ने क्या निभाई है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कविता हमें ये संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है, ठीक है ना। जैसे घर है तो घर में एक छोटे बच्चे का भी महत्व होता है। अगर वो ना रहे ना घर में, कहीं बाहर चला जाए, नानी घर चला जाए, तो घर में उदासी छा जाती है। तो सोचिए कि एक छोटा सा
सा बच्चा संगीतकार है जो घर को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो ऐसे ही अनेक क्षेत्र हैं जहाँ संगीतकार जो है अपना सहयोग करते हैं, लेकिन स्वयं कहाँ रहते हैं, पीछे रहते हैं। तो उनका सामने ना आना उनकी क्या होती है बताइए, कमजोरी नहीं बल्कि उनकी क्या है, मानवीयता है, यानी उनकी मनुष्यता है। ये उनके अंदर परोपकार की भावना है कि वो आगे नहीं आते हैं, ठीक है ना। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है कि मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हो। मतलब हमारे जो कवि हैं मंगलेश जी, उनको जो है संगीत की बड़ी अच्छी समझ है, गहरी समझ है, और इस बात को इस कविता के माध्यम से भी आप देखेंगे, ठीक है ना। लगेगा आपको कि हमारे सामने कोई दृश्य चल रहा है। तो आइए शुरू करते हैं संगीतकार कविता हम लोग। एक एक पंक्ति का भावार्थ हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर पर भी चले आएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो आप देख रहे हैं आप कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। तो मुख्य गायक की जो आवाज़ है उसकी कैसी आवाज़ है, उसकी भारी आवाज़ है। भारी मतलब क्या है बताइए, उसकी आवाज़ बड़ी कड़क है, उसकी आवाज़ बड़ी गंभीर है। अब सोचिए ऐसी आवाज़ अगर आपके कानों में सुनाई पड़े तो क्या आप सुनना चाहेंगे? नहीं। तो मुख्य गायक की आवाज़ को कैसे बताया गया है, चट्टान जैसी भारी, यानी बहुत गंभीर आवाज़, ठीक है ना, बहुत मोटी आवाज़, बहुत कड़कदार आवाज़, ठीक है ना। तो ऐसी आवाज़ अगर रिकॉर्ड हो जाती है रिकॉर्डिंग रूम में और वही आपको सुनने को मिलेगा गाने में, तो क्या आप सुनना चाहेंगे? कदापि नहीं। ये बात समझता है कौन? संगीतकार समझता है। इसीलिए वो क्या करता है, अपनी आवाज़ को किसकी आवाज़ में मिलाता है? मुख्य गायक की आवाज़ में मिलाता है, ठीक है ना। तो इस बात को हमारा जो संगीतकार है यानी मुख्य गायक के पीछे गाने वाला है, इस बात को जानता है। अगर उसकी आवाज़ वैसे ही रिकॉर्ड हो गई जो चट्टान जैसी भारी है, यानी गंभीर है, मोटी है, कड़कदार है, गरजदार है, तो फिर कोई सुनना चाहेगा? कदापि नहीं सुनना चाहेगा। तो फिर वो क्या करता है बताओ? तो फिर वो अपनी आवाज़ को किसकी आवाज़ में? मुख्य गायक की आवाज़ में मिलाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरी पंक्ति में कि वह आवाज़ सुंदर और कमज़ोर काँपती हुई थी। मतलब यहाँ किसकी आवाज़ की बात हो रही है? सेकंड पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में संगीतकार की आवाज़ की बात हो रही है, जो सहायक है मुख्य गायक का, उसकी बात हो रही है कि उसकी आवाज़ बड़ी सुंदर है। ध्यान देंगे आप, उसकी आवाज़ मुख्य गायक की आवाज़ से भी सुंदर है। जी हाँ, बड़ी मधुर है, बड़ी मीठी है, ठीक है, लेकिन कमज़ोर और काँपती हुई है। कमज़ोर काँपती का अर्थ ये ना ले आप कि उसकी आवाज़ बड़ी कमज़ोर है, वीकनेस है उसकी आवाज़ में, या कंपन है उसकी आवाज़ में, वाइब्रेशन है, नहीं। वो केवल अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ में मिलाता है ना, और अपनी आवाज़ को कभी ऊंची नहीं होने देता है ना। ये स्पष्ट रूप से सुनाई देता है किसके स्वर में बताइए? संगीतकार के स्वर में। इसीलिए उसकी आवाज़ को कमज़ोर और काँपती हुई बताया गया है कि वो अपनी आवाज़ को कभी भी मुख्य गायक की आवाज़ से ऊंची नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बताओ? क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी ना, संगीतकार की आवाज़, और ऐसा हो गया तो मुख्य गायक की प्रसिद्धि क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। आई बात समझ में? चलिए आगे आते हैं हम लोग। देखिए बड़ी सूक्ष्म कविता है ना, थोड़ा समय लगेगा आपको, वीडियो लंबा बन रहा है, लेकिन अगर आपको सफलता हासिल करनी है ना तो थोड़ा दूर तक चलना ही पड़ेगा। शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे ना तो जल्दी ही आप गिर जाएंगे। वो अब यहाँ पर रिलेशन बताया गया है कि भाई आखिर ये कौन है, मतलब ये मुख्य गायक का जो साथ दे रहा है सहायक जो संगीतकार है, ये कौन लगता है मुख्य गायक का? क्योंकि बिना कुछ संबंध हुए क्या कोई किसी की मदद करता है? क्या नहीं करता है ना। तो यहाँ संबंध को दर्शाया जा रहा है, संभावित संबंध बताया जा रहा है कि भाई कौन सा संबंध है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, ठीक है ना। तो आखिर ये कौन है? ये संभावित है ना, संभावित बातें हैं। जैसे हो सकता है कि उसका छोटा भाई हो, मतलब संगीतकार जो है वो मुख्य गायक का छोटा भाई हो, या उसका क्या हो, शिष्य हो, या कोई दूर का रिश्तेदार हो, कोई भी हो सकता है। क्योंकि बिना कुछ हुए, बिना कोई संबंध हुए कोई किसी की मदद नहीं करता, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए चला आता है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। मुख्य गायक की गरज में, गरज मतलब क्या होता है बताइए? जरूरत, ठीक है ना, आवश्यकता, ठीक है ना। मुख्य गायक को जब जब भी आवश्यकता होती है ना, किसकी बताइए?
बताइए, संगीतकार की जब आवश्यकता होती है तब संगीतकार क्या करता है, अपनी गूंज को यानी अपनी आवाज़ को किसकी आवाज़ में मिलाता है, बताइए, मुख्य गायक की आवाज़ में मिला देता है, ताकि उसकी प्रसिद्धि कायम रहे, वो सफलता पर बना रहे, टिका रहे, ठीक है ना। और ये ऐसा वो करता आया है प्राचीन काल से, यानी शुरुआती दौर से। आप इतिहास में देखिएगा ना, प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल, आधुनिक काल, जितने भी नायक हुए हैं, ठीक है ना, जितने भी नायक हुए हैं, जितने प्रसिद्ध लोग हुए हैं, उसमें उनमें उनकी प्रसिद्धि के पीछे, उनकी सफलता के पीछे किसका हाथ होता है, संगीतकारों का हाथ। मैंने पहले बता दिया कि संगीतकार केवल संगीत के क्षेत्र में नहीं है, बल्कि अन्य क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में मिलते हैं। राजनीति हो, खेल हो, आपका फिल्म हो, नाटक हो, अनेक क्षेत्रों में मिलते हैं, ठीक है ना। टेलीविज़न हो, कुछ भी, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें संगीतकार के बिना काम चलेगा ना। परिवार हो, ठीक है ना, संस्था हो कोई, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो क्या अकेले चला लेंगे प्रिंसिपल और डायरेक्टर स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी, नहीं ना। शिक्षकों के बिना, शिक्षक जो है विद्यार्थियों के बिना नहीं पढ़ा पाएंगे, जी हाँ। तो इस तरह से सबका एक दूसरे से लेना देना है, ठीक है ना। सब संगीतकार हैं, सब जितने भी लोग हैं, और संगीतकार ही आगे बढ़ाते हैं मुख्य लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे अगला स्टैंजा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जब गायक अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका है। देखिए यहाँ पर कुछ संगीत की बातें हैं ना, तो आप शायद समझते नहीं होंगे। तो जैसे गाना, मान लीजिए गाना जब राइटर लिखता है ना, संगीतकार जब गीतकार जब गाना लिखता है, तो उसमें बहुत सारे चरण होते हैं। चरण मतलब क्या होता है बताइए, पाठ होते हैं, ठीक है ना, इकाई होती है। जैसे पहला जो चरण होता है वो होता है अस्थाई का, क्या होता है बताइए, अस्थाई का। फिर सेकंड होता है अंतरा का, ठीक है ना, क्या होता है बताइए, अंतरा का। जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। तो पहला जो चरण होता है वो अस्थाई होता है, फिर अंतरा होता है, ठीक है ना, फिर अस्थाई होता है, ठीक है ना, फिर अंतरा होता है। इस तरह से जैसे कोई भी गाना आपने सुना होगा, ठीक है ना, जैसे मैं गाना आपको सुनाता हूँ कि नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। ये क्या हुआ, अस्थाई हो गया आपका। फिर रास्ते पे चलूँगा मैं रास्ते पे चलूँगा मैं डर डर के, ये ऐसे कुछ गाना है, ठीक है। तो ये अंतरा हो गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर रिपीट करते हैं हम लोग कि नन्ना मुन्ना राई हूँ। तो ये जो बार बार रिपीट होता है ये अस्थाई होता है, ठीक है ना। अब बीच में जो अलग अलग पंक्तियाँ जो आती हैं क्या हो जाता है, अंतरा हो जाता है। तो अस्थाई गाने के बाद अंतरा पर आना पड़ता है गायक को, ठीक है ना। फिर अंतरा गाने के बाद एक अंतरा गा लिया, अंतरा गाने के बाद फिर उसे अस्थाई पर आना पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि गायक लोग अस्थाई के बाद जब अंतरा में जाते हैं, अंतरा में गाते हैं, तो गाते गाते वहीं पर गुम हो जाते हैं, किसी अलग दुनिया में चले जाते हैं, भटक जाते हैं। तो उस वक्त जो है संगीतकार ही मुख्य गायक की क्या करता है, मदद करता है। वो अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ में मिला देता है और फिर अंतरे से खींचकर अस्थाई पर कौन ले आता है, संगीतकार ले आता है। कहने का मतलब है कि जब जब लड़खड़ाता है मुख्य गायक, जब जब मुसीबत में पड़ता है, तब तब कौन किसकी मदद करता है, संगीतकार मुख्य गायक की मदद करता है, लेकिन अपनी आवाज़ को ऊंची नहीं करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। आप समझते हैं इसको हम लोग कि गायक जब आंतरिक की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, ठीक है ना। ये अंतरा मतलब क्या हो गया कि गीत का दूसरा चरण हो गया, ठीक है ना। जटिल तानों मतलब कठिन तान, कठिन सुर, ठीक है ना। जब गाते गाते अंतरा का जो तान होता है एकदम कठिन सुर होता है। जैसे मैं एक सुनाता हूँ आपको गाना, ये आपका बहुत पुराना गाना है, ये इनका राहत फ़तेह अली खान का। ये लगी तुमसे मन की लगन, लगने लगी तुमसे मन की लगन, ये आपका स्थाई है। अब देखिए अंतरा, देखिए कितना ऊंचा है, मैं सुना रहा हूँ आपको। तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागत है मोर, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो वत सो तोर ते है ना। तो ये देख रहे हैं, अब ये अंतरा है। अब फिर मुझे आना है कहाँ, लागी तुमसे मन की लगन। लेकिन कभी 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 क्या होता है कि गाते गाते अंतरे में जो हमारा मुख्य गायक है वो खो जाता है। बहुत सुर जो होते हैं ना उसके कठिन होते हैं, और तानों का जंगल होता है, सुरों का जंगल होता है, तान का जंगल होता है, वो उसी में लय में खो जाता है, ठीक है ना। और अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अलग अनहद में। अनहद मतलब क्या होता है, अनहद यानी हद को पार कर देता, सीमा को पार कर देता है। उसको सीमा में रह के गाना था,
ठीक है ना। उसको अंतरे में रहकर गाना था, लेकिन अंतरे से कहीं और चला जाता है, वो अलग दुनिया में चला जाता है। सरगम को भी लांग लांग देता है वो। सरगम 7 सुर से बनता है ना, सारे गामा पा धा नी, ठीक है ना। तो ये सरगम को भी लांग देता है वो, एक सरगम से दूसरे सरगम में चला जाता है। तो जब जब भी मुसीबत में पड़ता है मुख्य गायक, तब तब उसकी मदद कौन करता है? सहायक मदद करता है, ठीक है ना। देखिए लिखा यहाँ पर, फिर से इसको रिपीट कर देते क्योंकि बहुत कठिन कविता है ये। कि गायक जब भी अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, नहीं, अंतरे को गाते गाते जब वो कठिन सुरों के जंगल में खो जाता है, सरगम को लांग देता है और गाते गाते भटकता हुआ एक अलग दुनिया में, एक अलग दुनिया मतलब आध्यात्मिक दुनिया में, ईश्वरीय दुनिया में चला जाता है, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है, ठीक है ना। जब संगतकार देखता है कि यह मेरा मुख्य गायक तो अटिल मतलब सॉरी अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो गया है, सरगम को लांग चुका है, ठीक है ना, रास्ता भटक गया है, तो उसको सही रास्ते पर अपनी आवाज़ को, किसकी आवाज़ में? मुख्य गायक की आवाज़ मिलाते हुए उसको अस्थाई पर लाता है। क्योंकि अगर अस्थाई पर नहीं आएगा तो फिर गाना पूरा होगा नहीं। क्योंकि अस्थाई के बाद अंतरा, अंतरा के बाद अस्थाई, अस्थाई के बाद फिर अंतरा, फिर अस्थाई, फिर अंतरा, फिर अस्थाई, यानी शुरुआत अस्थाई से होगा और एंड भी अस्थाई से ही होना चाहिए गाने का, वरना गाना पूरा कभी नहीं होगा, वो चलता रह जाएगा फिर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह क्या था? नौसिखिया था, ठीक है ना। समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, मतलब वो इस तरह से मदद करता है जैसे मुख्य गायक ने कुछ छोड़ दिया है, ठीक है ना। मुख्य गायक ने कुछ छोड़ दिया है और उसको समेटते हुए, बटोरते हुए कौन बढ़ता है आगे? संगतकार बढ़ता है, ठीक है ना, छोटा गायक बढ़ता है। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, ठीक है ना। उसको उसका बचपन कौन याद दिलाता है? संगतकार याद दिलाता है किसका बचपन? मुख्य गायक को उसका बचपन, कि तुम इसी प्रकार पहले भी गलती करते थे जब तुमने संगीत को नया नया सीखना शुरू किया था। जब तुम क्या थे? नौसिखिए, मतलब नया नया सीख रहे थे तुम संगीत को, ठीक है ना। नई कला को सीखने वाला, नई कला को सीखने वाला क्या कहते हैं? नौसिखिया कहते हैं। तो पहले भी ऐसे ही करता था ये मुख्य गायक, ठीक है ना। मुख्य गायक ऐसे ही गड़बड़ करता था, अंतरा गाते गाते किसी अलग दुनिया में भटक जाता था, तब उसके जो गुरु होते थे वो संभालते थे। तब यहाँ तो गुरु है नहीं, तो यहाँ कौन संभालेगा? संगतकार संभालेगा। तो एक तरह से संगतकार उनका गुरु भी हो गया, देख लीजिए आप, ठीक है ना। गुरु तो श्रेष्ठ होता है ना, सिखाने वाला गुरु ही तो होता है। कौन होता है? जो सिखाए वो गुरु है। अगर एक शिष्य जो है अपने गुरु को कुछ बताता है, नॉलेज देता है, तो शिष्य गुरु हो गया गुरु का, ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक, 3 तरह के सप्तक होते हैं, ठीक है ना। संगीत में 3 सप्तक, पहला होता है आपका मंद सप्तक, ठीक है, यानी लो पिच, दूसरा होता है मध्य और तीसरा होता है तार। देख लीजिए ये वाला दिया हुआ है। तो मंद, मध्य और तार। मंद सप्तक मतलब लो पिच, मध्य मतलब मिडिल पिच और तार सप्तक मतलब हाई पिच। तो हाई पिच में जब गाता है ना जब गायक, तो उसका गला कभी कभी क्या हो जाता है? बैठ जाता है। जैसे राहत फ़तेह अली खान का जो पूर्वज है नुसरत फ़तेह अली खान का, आप कभी गाना सुनिए, ठीक है ना, मेरे रश के कमर आपने सुना होगा, तो उसमें देखेंगे तार सप्तक से गाना शुरू होता। मेरे रश के कमर तेरी पहली नज़र, जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र, जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। तो देखा आपने, तो ये तार सप्तक है आपका, ठीक है ना। अब मंद एकदम भैंस वाला आवाज आएगा इससे, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये मंद हो गया। अब मध्य क्या होगा? सा रे गा मा पा धा नी सा। अब ये सा पर जो मैंने छोड़ा है वहाँ से तार शुरू होगा। सोचिए अगर मैं गाना लगा तो मोबाइल फूट जाएगा, इसलिए मैं गाऊंगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो तार सप्तक में मतलब जब हाई पिच में गाना कौन गाता है बताइए? मुख्य गायक। तो गाते गाते उसका गला क्या हो जाता है? बैठ जाता है। अब जब गला बैठ जाएगा तो क्या वो पूरा गाना पूरा कर पाएगा? गाने को पूरा कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो फिर उसका उत्साह क्या हो जाता है? समाप्त। गीत गाने का उत्साह जो होता है वो समाप्त हो जाता है, घबरा जाता है बेचारा कि अब क्या होगा भाई, अब मैं गाने को पूरा कैसे करूंगा? अगर मेरा गाना पूरा नहीं हुआ तो मेरी प्रसिद्धि खत्म हो जाएगी, मेरी सफलता समाप्त हो जाएगी, मुझे सब लोग भूल जाएंगे। आई बात समझ में? मैंने कहने का मतलब है कि कभी कभी नायक लोग भी सफलता के चरम शिखर पर,
ठीक है ना, सबसे ऊंचे शिखर पर लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, लेकिन उनके संगतकार उनको क्या करते हैं, संभाल लेते हैं। आई बात समझ में, वही बात यहाँ दी गई है। देख लीजिए, शब्द कुछ अर्थ कुछ भाव अलग। तो तार सप्तक में जब किसका गला बढ़ जाता है, मुख्य गायक का, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। गीत गाने की जो प्रेरणा है वो साथ छोड़ देती है, किसका, मुख्य गायक का। प्रेरणा उसको साथ छोड़ देती, भाई ये जाओ तुम, अब तुम भटक गए हो, तुम्हारी आवाज़ फट गई, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। प्रेरणा बोलती है उनकी, उसकी गीत गाने की जो प्रेरणा है, उसका उत्साह, गाने का जो उत्साह है वो भी अस्त यानी डूब जाता है। जैसे सूर्य को डूबता है ना, उत्साह क्या हो जाता है, डूब जाता है, खत्म हो जाता है उत्साह उसका। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता। राख जैसा गिरना मतलब क्या होता है, यानी सुर का पूरी तरह से गिर जाना, यानी लड़खड़ा जाना, ठीक है ना। सफलता के चरम शिखर पर जाकर लड़खड़ा जाना मतलब क्या होता है, राख जैसा गिरना। आई बात समझ में। तो यहाँ शब्द कुछ है, अर्थ कुछ है। तो भैया इस समय कौन मदद करेगा, पता है आपको, संगतकार मदद करेगा। तब मुख्य गायक को ढाढ़स बढ़ाता मतलब सांत्वना देता हुआ, या इसका मतलब क्या होता है, सांत्वना देना, हिम्मत देना, ठीक है ना। तब मुख्य गायक का ढाढ़स बढ़ाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। स्वयं संगतकार आता है और हिम्मत देते हुए अपनी आवाज़ को किसकी आवाज़ मिलाते हुए, मुख्य गायक की आवाज़ मिलाते हुए उस गीत को वो पूरा करता है और उसको हिम्मत देता है, कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू, ऑलवेज विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, ठीक है, तुम घबराओ नहीं। तो इस तरह से कौन साथ देता है बताइए, संगतकार साथ देता है, मुख्य गायक का ध्यान दीजिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कभी कभी वो यूं ही साथ दे देता है, ठीक है ना। कभी कभी यूं ही मतलब क्या, यूं ही मतलब ज़रूरत नहीं है, बिना कारण के ही वो क्या करता है, साथ देता है। कौन किसका साथ देता है, संगतकार मुख्य गायक का यूं ही साथ देता है, यह बताने के लिए कि भाई वह अकेला मतलब तुम अकेले नहीं हो। या फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, ठीक है ना, कि कभी कभी वो यूं ही मतलब बिना कारण के, बिना ज़रूरत के मदद करता है, ताकि मुख्य गायक को ये ना लगे कि वो क्या है, अलोन है, वो अकेला है। उसको लगे कि मेरे साथ कोई है, हमेशा मेरे साथ है, मैं जब भी लड़खड़ाऊंगा सफलता के चरम शिखर पर तो मेरा साथ कौन देगा, संगतकार देगा। इसलिए हमेशा उसके साथ रहता है। जैसे आपके टीचर, ठीक है ना, टीचर आप जानते हैं कि आप सब अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके टीचर आपके साथ हमेशा रहते हैं क्लासरूम में, हमेशा कॉपी देखते हैं, कलम आपके देखते रहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुमको पढ़ना नहीं आता, आता है, लेकिन वो आपके साथ रहते हैं ताकि आप अकेला फील ना करो। आपके माता पिता भी आपके साथ रहते हैं, रात में देखने आते हैं आपको पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप ठीक तो हो ना आप, तो ये वो जानते हैं कि मेरा बेटा खुद कर सकता है, सेल्फ डिपेंड है, लेकिन फिर भी उनको चिंता होती है, इसीलिए वो आपका साथ देते हैं, ठीक है ना। तो आपको मतलब चिड़चिड़ा नहीं होना है। माँ बाप अगर आपके बारे में पूछे, आपके पास आए, बात करे, देखने के लिए आए, तो आपको उनसे गुस्सा नहीं करना, बल्कि उनको प्रेम देना है, आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है ना। तो ये बात सीखिए आप, क्योंकि संगतकार माता पिता ही होते हैं, माता पिता ही आपको आगे बढ़ाते हैं, टीचर भी आपको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो यह बताने के लिए वो अकेला नहीं, मतलब तुम अकेले नहीं हो, और फिर से गाया जा सकता है, मतलब अगर तुमने कुछ गाने में गलती कर दी है तो घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम फिर से उस गाने को क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते हो, ठीक है ना। गाया जा चुका राग, राग मतलब क्या होता है, गीत, ठीक है। इसी राग पे अनेकों गीत बनते हैं, ठीक है ना। जैसे भैरव आपका राग होता है एक, आपका जो शुरुआत सुबह सुबह जो राग गाया जाता है उसका अलग अलग होता है, रात में जो राग गाया जाता है वो अलग होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है राग पर ही गीत बनते हैं। तो राग मतलब क्या हुआ, गीत हो गया। तो गीत जो गाया जा चुका है, अगर अच्छा से नहीं गाया गया तो फिर से तुम गा सकते हो। अब यहाँ एंडिंग है, देखिए ये एक समाप्त हो जाएगी कविता, ये आपकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना, ये जो पैराग्राफ स्टैंजा आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरी कविता का निचोड़ इसी में है, ठीक है ना। इसको अच्छे समझेंगे आप। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, हिचक मतलब क्या होता है बताइए, हिचक मीन्स कमजोरी, निर्बलता, है ना, कंपन, ठीक है ना, और संकोच भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो मुख्य गायक की आवाज़ भले ही बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत मधुर है, ठीक है ना, बहुत मीठापन है उसकी आवाज़ में, लेकिन उसकी आवाज़ में एक हिचक भी है, संकोच भी है। कहने का मतलब है कि वो कभी भी अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से ऊंचा नहीं करता है। संगतकार अपनी आवाज़ को कभी भी मुख्य गायक की आवाज़ से ऊंचा नहीं करता है। तो संगतकार की आवाज़ बड़ी सुंदर है, लेकिन फिर भी उसमें एक हिचक सुनाई देती है। या अपने स्वर को ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, बल्कि उसकी क्या करते हैं, मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अगर वो अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो विफल यानी वो असफल है।
या वो गा नहीं सकता? जी नहीं, वो गा सकता है। वो मुख्य गायक की जब मदद कर सकता है, तो क्या वो मुख्य गायक से अच्छा नहीं गा सकता है? ज़रूर गा सकता है। लेकिन कभी वो अपनी आवाज़ को ऊँची नहीं करता है। इसमें उसकी कमज़ोरी नहीं, इसमें असफलता नहीं, बल्कि उसकी क्या समझी जानी चाहिए? मनुष्यता समझी जानी चाहिए। ये उसकी परोपकार की भावना है, उसका बड़प्पन है कि वो अपनी आवाज़ को ऊँची नहीं करता है। अगर वो कर दे ना, तो मुख्य गायक की सफलता, श्रेष्ठता, सफलता सब कुछ क्या हो जाएगी? सब कुछ प्रसिद्धि सब खत्म हो जाएगी। और ये सब कुछ किसको मिल जाएगा बताइए? ये सब मिल जाएगा संगीतकार को, लेकिन वो कभी नहीं करता संगीतकार ऐसा। संगीतकार हमेशा नायक को मदद करता है, नायक की मदद करता है, अपने मुख्य गायक की मदद करता है। तो अनेकों क्षेत्र में संगीतकार आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मैंने भावार्थ समझा दिया आपको। आपको फिर थोड़ा प्रश्न उत्तर पर हम लोग चले आते हैं। तो ये सब प्रश्न उत्तर तो आप बना सकते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है ये सब मैंने बता दिया, ये सब आप बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर हैं जो थोड़े हट कर हैं, ठीक है ना। देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए ये वाला। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है, तब उसे सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं? तो लिख सकते हैं आप। तो कविता को आप अच्छे समझिए, भावार्थ को, तो फिर क्वेश्चन आंसर आपके लिए एकदम बहुत आसान बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा अच्छा लगता है, टीचिंग अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है। चलता हूँ मैं।